जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आपके सामने आज एक नया यूपी पुलिस का जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूं। और बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि हम लोग यूपी पुलिस के री एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही जीएस के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। और बच्चों, मुझे आशा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और बच्चों, आप अपने माँ बाप के सपने को इस बार जरूर साकार करोगे और मैं इस सपने को साकार करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। क्लियर है बच्चे? बच्चे, आप लोग बस मेहनत करते रहें, आपको निडर होकर मेहनत करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि डिमोट हो जाते हो, डिमोट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी दिन कुछ हो जाता है, किसी दिन उसको आपको नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना है। क्लियर है बच्चों? आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों इंदिरा कॉल, ऑप्शन सेकंड है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन थर्ड है बच्चों गौहर माता और ऑप्शन फोर है बच्चों कीविथु। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है इंदिरा कॉल। क्लियर बच्चों? और इंदिरा कॉल जो बच्चों है वह आपको मैं बता दूं J&K में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ इंदिरा कॉल है, ऐसे समझो यहाँ क्या है, इंदिरा कॉल है। क्लियर है बच्चों? यहाँ इंदिरा कॉल है। क्लियर है बच्चों? और जो इंदिरा पॉइंट है बच्चों, यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बच्चों? तो वो इंदिरा पॉइंट है। और जो इंदिरा पॉइंट है बच्चों, ये ग्रेट निकोबार में कहां पर पड़ता है? ग्रेट निकोबार में स्थित है बच्चों। कहां पर है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर बच्चों? और इंदिरा पॉइंट को बच्चों अलग नाम से भी जाना जाता है, इसे हम लोग पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अगर बात की जाए तो गौहर माता की बात की जाए बच्चों, तो यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? भारत का ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। और यह कहाँ स्थित है? यह बच्चों गौहर माता ये आपके गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है। और बच्चों कीविथु की बात की जाए तो यह आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? सबसे पूर्वी बिंदु है। क्लियर है? और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर है बच्चे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिंग ऑफ फायर संबंध है। ऑप्शन फर्स्ट है जंगल की आग से, ऑप्शन सेकंड है बच्चों अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन थर्ड है ज्वालामुखी से और ऑप्शन फोर है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है ज्वालामुखी से। बच्चों, रिंग ऑफ फायर की बात की जाए तो एक ऐसा स्थल है जो यह प्रशांत महासागर में, कहां पर है? यह प्रशांत महासागर में एक ऐसी मेखला है बच्चों, प्रशांत महासागर में है। और यह एक ऐसी मेखला है जिसके आसपास भूकंप और ज्वालामुखी की अधिकाधिक होती है, या ऐसे कह सकते हम लोग कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक ज्वालामुखी और बहुत अधिक भूकंप आते हैं। क्लियर बच्चों? तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र है जहां पर ज्वालामुखी और भूकंप दोनों ही आते हैं। क्या क्या? ज्वालामुखी और भूकंप। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है और ऑप्शन में ज्वालामुखी ना देता तो हम लोग भूकंप भी इस पर टिक लगा देते। क्लियर बच्चों? प्रशांत महासागर, ज्वालामुखी और भूकंप, इन तीनों से ही रिंग ऑफ फायर संबंधित है। क्लियर है बच्चे? रिंग ऑफ फायर क्या है? एक ऐसी मेखला है या एक ऐसा स्थान है जहां पर ज्वालामुखी और भूकंप अधिक आते हैं और वह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, रेक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों हृदय गति, ऑप्शन सेकंड है भूकंप, ऑप्शन थर्ड है बच्चों पेड़ों की ऊंचाई और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। भूकंप को रेक्टर पैमाने पर मापा जाता है बच्चों। क्लियर है? और यदि बात की जाए
तो भारत में जोन, जो भूकंप के जोन हैं वो बच्चों कितने हैं? 4 भूकंप के जोन हैं। और विश्व में सबसे अधिक भूकंप जो आते हैं, विश्व में सबसे अधिक भूकंप वाला क्षेत्र, सबसे अधिक भूकंप जहां आते हैं बच्चों, वह प्रशांत महासागर ही है। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। क्लियर है बच्चों? विश्व में सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं? प्रशांत महासागर में ही आते हैं बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? बच्चों को ऐसी पूछिए, शीतल धारा, या हम लोग कह सकते हैं कोल्ड करंट पूछी है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों केनारी जलधारा, ऑप्शन सेकंड है बच्चों बेंगुला जलधारा, ऑप्शन थर्ड है बच्चों अग्लुहास जलधारा, और ऑप्शन 4 है बच्चों ब्राजील जलधारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो शीतल जलधारा है वो बच्चों, वह ऑप्शन सेकंड है बच्चों, और वह है बेंगुला जलधारा। कौन सी है बच्चों? बेंगुला जलधारा है। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो बेंगुला जलधारा है यह दक्षिण अटलांटिक, इसमें पूछा गया था दक्षिणी अटलांटिक। केनारी जलधारा बच्चों ये भी ठंडी जलधारा है, लेकिन ये किसकी है? ये उत्तरी अटलांटिक की है। उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है। किसकी है? उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है, और यह भी ठंडी जलधारा है। कैसी है बच्चों? उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है, और ये ठंडी जलधारा है। बेंगुला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक की है बच्चों। क्लियर है? और यह भी एक शीतल जलधारा है। अग्लुहास जलधारा की बात की जाए बच्चों, तो यह हिंद महासागर की धारा, कैसी है? हिंद महासागर की जलधारा है। और बच्चों यह गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? यह एक गर्म जलधारा है। और ब्राजील जलधारा की बात की जाए बच्चों, तो यह भी दक्षिणी अटलांटिक की है। किसकी है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और यह भी एक बच्चों गर्म जलधारा है। कैसी गर्म जलधारा है? यह गर्म जलधारा है, और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की है। क्लियर है बच्चों? अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। घिरा हुआ बच्चों, घिरा हुआ नहीं, कैसा? घिरा हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सेकंड है नागालैंड, ऑप्शन थर्ड है बच्चों मणिपुर, और ऑप्शन 4 है त्रिपुरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। क्लियर है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तीनों ही नागालैंड से सीमा साझा करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? ये नागालैंड से, सॉरी, ये म्यांमार देश से सीमा साझा करते हैं। किससे करते हैं? ये म्यांमार देश से सीमा साझा करते हैं। किस देश से? म्यांमार देश से ये सीमा साझा करते हैं। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। बांग्लादेश से तीनों तरफ से कौन सा घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन फर्स्ट है धर्मपाल ने, ऑप्शन सेकंड है कुमारगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन 4 है बच्चों समुद्रगुप्त ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और बच्चों धर्मपाल पाल वंश का शासक था। किसका? पाल वंश का शासक था। क्लियर है? किसका शासक था? पाल वंश का प्रमुख शासक था। प्रमुख शासक था। क्लियर है बच्चों? और इसने कई प्रकार की उपाधियां धारण की थी। उसके अलावा यदि कुमारगुप्त प्रथम की बात की जाए तो बच्चों इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। क्लियर बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था, और समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का शासक था। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों जौनपुर, ऑप्शन सेकंड है देवरिया, ऑप्शन थर्ड है बच्चों गौतम बुद्ध नगर,
और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, जौनपुर। जौनपुर में सबसे अधिक लिंगानुपात है, 1000 से ऊपर है बच्चों, 1016 के आसपास है, 16 होगा या 14 होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो जौनपुर है। और बच्चों जो गौतम बुद्ध नगर है यह सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। क्या है ये? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। क्लियर बच्चों? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है बच्चों। और अगर इसके शिक्षा की बात की जाए तो सबसे अधिक जो शिक्षा की जो दर है वो गौतम बुद्ध नगर में, सबसे अधिक शिक्षित है लेकिन सबसे कम लिंगानुपात है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों कोलकाता, ऑप्शन सेकंड है मुंबई, ऑप्शन थर्ड है बच्चों मद्रास और ऑप्शन 4 है चेन्नई। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है कोलकाता। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में ही की गई थी। कैसे की गई थी बच्चों? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और इस एक्ट के तहत ही कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्लियर है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर है बच्चों? किसकी स्थापना की गई थी? सर्वोच्च न्यायालय की। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, कौन? प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो इम्पे थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो इम्पे थे बच्चों। कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे। कौन थे? इम्पे थे। जबकि 3 और अन्य न्यायाधीश थे। क्या थे उस समय? 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे बच्चों उनमें एक था आपका हाइड, एक था बच्चों चैम्बर और एक था लेमेस्टर। कौन था? एक था बच्चों लेमेस्टर। क्लियर है? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और किस एक्ट के तहत बच्चों? यह भी पूछा जाता है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे बच्चों? तो इम्पे थे। और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और जो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद जिस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1950 में की गई थी, जो दिल्ली में स्थित है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों सूर्य के प्रभाव से, ऑप्शन सेकंड है पृथ्वी की घूर्णन गति से, ऑप्शन थर्ड है बच्चों सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, ऑप्शन 4 है बच्चों गुरुत्वाकर्षण, अवकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। तो मेरे प्यारे बच्चों जो ज्वार भाटा आता है इसका जो कारण होता है सूर्य भी होता है, पृथ्वी भी होती है और चंद्रमा भी होती है। लेकिन यदि बल की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण, अवकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है बच्चों। कौन सा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 है। गुरुत्वाकर्षण, अवकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण ही बच्चों ज्वार भाटा आता है। और यदि यह पूछा जाए कि ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल के आता है, तो मेरे बच्चों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीनों के कारण ही ज्वार भाटा आता है बच्चों। बच्चों ज्वार भाटा होता क्या है? बच्चों ज्वार भाटा कुछ नहीं होता। ज्वार जैसे ये कोई सागर है, मान लीजिए ये जल वाला जल है और इस जल का ऊपर उठना तो कहलाता है बच्चों ज्वार। क्या कहलाता है? ज्वार। और ये जो जल का गिरना होता है इसे हम लोग कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं? भाटा। मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोग जानते हो कि जब जल उठेगा, जैसे लहर देखी होगी या आपने देखा होगा कि किसी चट्टान से जब कोई सागर या कोई नदी टकराती है तो जल ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद वो गिरता भी है नीचे। ऐसा तो नहीं कि ऊपर जल गया तो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे आएगा। तो ये प्रक्रिया एक साथ होती है,
ऊपर जो जल जाना होता है उसे हम लोग ज्वार कहते हैं, और जो जल का नीचे गिरना होता है उसे भाटा कहते हैं। इसलिए यह एक साथ होती, इसलिए हम कह देते हैं कि ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण, अवकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, ऐसा व्यक्ति जिसने 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो। ऑप्शन सेकंड है, 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष किसी उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ऑप्शन थर्ड है बच्चों, राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो। और ऑप्शन फोर है बच्चों, इन तीनों में से कोई एक हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है, इन तीनों में से कोई भी एक हो। इसके लिए ये तीनों आवश्यक नहीं है, बल्कि इन तीनों में से कोई भी हो। या तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 10 वर्ष तक वकालत की हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो 5 वर्ष या उससे अधिक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो, और तीसरा ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की नजर में विधि या कानून का अच्छा ज्ञाता हो। क्लियर बच्चों? उनमें से कोई भी एक हो, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों बलिया, ऑप्शन सेकंड है शामली, ऑप्शन थर्ड है बच्चों सहारनपुर, ऑप्शन फोर है बच्चों सोनभद्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बच्चों ये उत्तर प्रदेश है बच्चों। और इसमें क्या है कि यहाँ ये लास्ट में यहाँ बच्चों शामली है। क्या है? शामली है। यहाँ बच्चों ये सहारनपुर है, यहाँ सहारनपुर है। और बच्चों ये सोनभद्र है, ये सोनभद्र है। और बच्चों यहाँ आपके पास में आपको बता दूं ये बलिया है। क्या है? ये बलिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब यह कि पूछा क्या क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बच्चों बलिया है, पश्चिमी जिला बच्चों शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है बलिया। क्लियर है बच्चों? शामली सबसे पश्चिमी जिला है, आपको दिख रहा है इसमें सबसे पश्चिमी जिला है। सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है बच्चों, कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला है। और बच्चों सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। उसने क्या पूछा है? भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सेकंड है बच्चों आर्यावर्त, ऑप्शन थर्ड है जुरासिक भूखंड, और ऑप्शन फोर है बच्चों अंगारा लैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है गोंडवाना लैंड। क्या है बच्चों? गोंडवाना लैंड का ही यह जो हमारा भारत है या उपमहाद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का, वह गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। बच्चों था क्या? ऐसा माना जाता है कि कभी एक महाद्वीपीय एक सिद्धांत दिया था वैगनर ने। वैगनर थे जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। वैगनर महोदय थे, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। इन्होंने यह बताया था कि कभी पहले जो पूरी पृथ्वी थी वो एक ऐसा गोला था जिसे इन्होंने पेंजिया नाम दिया था। क्या दिया था बच्चों? पेंजिया नाम दिया था। और यह बताया था कि ये एक सागर पर तैर रही थी, और इस सागर का नाम बच्चों था पेंथालासा। क्या था बच्चों? पेंथालासा था। क्या था नाम दिया इसका? पेंथालास था। और बच्चों यह बताया कि इसका विभाजन कार्बोनिफेरस युग में, किसमें? कार्बोनिफेरस युग में इसका विभाजन हो गया। कार्बोनिफेरस युग में इसका विभाजन हो गया बच्चों। और जब यह विभाजन हुआ तो दो भागों में बटा। गोंडवाना लैंड, एक था गोंडवाना लैंड, और बच्चों एक था अंगारा लैंड। क्लियर है बच्चों? एक था अंगारा लैंड। क्लियर है? अंगारा लैंड, इसे लॉरेशिया भी कहा गया। एक गोंडवाना और अंगारा लैंड। और जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है,
भारत के क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, भारत के क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन फर्स्ट है K2, ऑप्शन सेकंड है बच्चों कंचनजंगा, ऑप्शन थर्ड है अनाईमुड़ी और ऑप्शन 4 है बच्चों डोडा बेट्टा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है कंचनजंगा। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कंचनजंगा है और यह सिक्किम में स्थित है। कहां पर पड़ती है? यह सिक्किम में स्थित है। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, भारत में स्थित पूछा गया है। क्वेश्चन में यह नहीं पूछा गया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है। कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है। सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? ऊंची चोटी है K2। लेकिन बच्चों जो K2 है ये भारत में नहीं पड़ती। आज भी जो पाकिस्तान द्वारा जो भारत के हिस्से पर अधिकार कर रखा है उस क्षेत्र में पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि जो K2 है बच्चों यह काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? काराकोरम श्रेणी से भी ऊपर ही है ये मान लो, लेकिन हम लोग कह देते हैं कि काराकोरम श्रेणी में पड़ती है और वो हिस्सा भारत के पास नहीं है। भारत उसे मानता है लेकिन वह भारत के पास नहीं है। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत के क्षेत्र में स्थित, तो क्षेत्र में स्थित तो कंचनजंगा ही है। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कंचनजंगा है। अनाईमुड़ी की बात की जाए तो बच्चों यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है बच्चों? सबसे ऊंची चोटी है। और यदि बात की जाए तो यह जो अनाईमुड़ी है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। कहां पर? पश्चिमी घाट में स्थित है। और बच्चों डोडा बेट्टा की बात की जाए तो ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है बच्चों? यदि आपको यह क्लास पसंद आ रही है तो इसे कमेंट करें बच्चों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो बच्चे इस क्लास से वंचित हैं वह भी देख सके और उनका भी भला हो सके। क्लियर है बच्चों? क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कुछ संस्थाएं हैं जो अब आप सब लोग देख ही रहे हो, जो जैसा है वो चल ही रहा है, लेकिन आप लोग इसको शेयर भी करें जिससे किसी और बच्चे का भी भला हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों गौतम बुद्ध, ऑप्शन सेकंड है महावीर स्वामी, ऑप्शन थर्ड है पार्श्वनाथ और ऑप्शन 4 है बच्चों ऋषभदेव। तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन 4 ऋषभदेव। ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक हैं और ऋषभदेव ही बच्चों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्या थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और यही जैन धर्म के संस्थापक भी थे। क्लियर है बच्चों? और जो महावीर स्वामी है बच्चों ये 24वें थे। कौन से थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे या हम लोग कह सकते कि अंतिम तीर्थंकर थे। क्लियर है बच्चों? अंतिमवें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे 24वें और ऋषभदेव हैं जो जैन धर्म के संस्थापक थे और ये प्रथम तीर्थंकर भी थे। क्लियर बच्चों? गौतम बुद्ध की बात की जाए तो आप सब लोग जानते हो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और पार्श्वनाथ की बात की जाए बच्चों तो ये भी जैन धर्म से ही संबंधित थे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या आपने देखा होगा, अपनी कॉलोनी में देखा होगा, अपने गांव में देखा होगा, हर सिटी में आपको ट्रांसफार्मर दिखता है। तो ट्रांसफार्मर बच्चों होता क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सेकंड है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन थर्ड है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ऑप्शन 4 है यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है। कौन सा है? ऑप्शन 4 है। जो ट्रांसफार्मर है बच्चों वह एसी पर ही काम करता है, एसी वोल्टता पर ही काम करता है, वह उसको ही कम करता है और उसको ही बढ़ाता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये मान लो कि यह ट्रांसफार्मर है, ये क्या है? ये हमने मान लिया कि ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है।
अब बच्चों होता क्या है, आपने देखा हुआ यदि आपके गांव में रखा हुआ है आपकी कॉलोनी में, तो इसमें पहले अधिक एसी वाली लाइन आती है, अधिक एसी वाली लाइनें आती हैं। ये मान लो कि हमने मान लिया कि ये 11,000 वोल्ट वाली या 11,000 एसी वाली ये लाइन आती है, 11,000 वोल्ट वाली आती है। अब इसमें आई अधिक वोल्ट वाली, अब ये इधर से निकालता है बच्चों, इससे फिर इधर से इसमें से वायर निकले होते हैं और ये निकालता है, फिर हो सकता है कि 220 वोल्ट या हो सकता है कि ये 240 वोल्ट। क्लियर बच्चों? तो अधिक को इसने कम में कर दिया, लेकिन ये काम एसी पर ही करता है, काम एसी पर ही करता है। यहां भी एसी थी और ये भी एसी ही थी। क्लियर है बच्चों? तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। बढ़कर आ रही थी क्योंकि इतनी वोल्टेज घरों के लिए हानिकारक रहती है। आप इससे कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट या उपकरण नहीं चला सकते हो, बल्कि इतनी वोल्टेज की जरूरत होती है आपके उपकरण को चलाने में। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। मतलब इसमें यह पूछा गया कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सेकंड है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन थर्ड है लेक्टोमीटर और ऑप्शन 4 है बच्चों पोटेंशियोमीटर। तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है हाइग्रोमीटर। क्लियर है बच्चों? हाइग्रोमीटर के द्वारा ही सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सेकंड आपके सामने है तमिलनाडु, ऑप्शन थर्ड है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन 4 है बच्चों केरल। तो भारतनाट्यम जो बच्चों किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भारतनाट्यम ऑप्शन सेकंड तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है बच्चों। क्लियर है? आंध्र प्रदेश की यदि बात की जाए बच्चों तो इसका कुचिपुड़ी है, इसका क्या है कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बच्चों कथक है, कौन सा है कथक है। और केरल की बात की जाए बच्चों तो मोहिनी अट्टम है, कौन सा है मोहिनी अट्टम है। क्लियर है बच्चों? मोहिनी अट्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, सैंड्रोकोटस किस शासक का नाम था। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों समुद्रगुप्त का, ऑप्शन सेकंड है चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन थर्ड है बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य का और ऑप्शन 4 है अशोक का। तो मेरे प्यारे बच्चों सैंड्रोकोटस जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। और जो एशियाटिक सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी थी जिसके उस समय विलियम जोन्स थे, और विलियम जोन्स ने यह बताया था कि जो सैंड्रोकोटस नाम है ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। क्लियर बच्चों? विलियम जोन्स ने ही बताया था, ये एशियाटिक सोसाइटी के उस समय मेंबर थे और इन्होंने बताया था कि जो सैंड्रोकोटस है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है। क्लियर बच्चों? अशोक की यदि बात की जाए तो अशोक का प्रसिद्ध नाम है देवनामपिय। क्या है? देवनामपिय। क्लियर है बच्चों? और अगर इस समुद्रगुप्त की बात की जाए तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो इसे विक्रमादित्य का भी कहा जाता है, विक्रमादित्य सेकंड या विक्रमादित्य, आप सब लोग जानते हो, इसे विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों पल्लवों ने, ऑप्शन सेकंड है चोलों ने, ऑप्शन थर्ड है पालों ने और ऑप्शन 4 है बच्चों राष्ट्रकूटों ने। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। बच्चों जो एलोरा गुफाएं हैं यह औरंगाबाद में पड़ती हैं। कहाँ पर पड़ती हैं? औरंगाबाद में पड़ती हैं। पूछा जाता है कि एलोरा गुफाएं कहाँ हैं, तो औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद बच्चों कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। दूसरी बात यह है कि एलोरा गुफाओं को 1983 में, कब? 1983 में बच्चों 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। क्लियर है बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? ऑप्शन फर्स्ट है लेड, ऑप्शन सेकंड है कॉपर, ऑप्शन थर्ड है आयरन और ऑप्शन फोर है बच्चों टंगस्टन। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है टंगस्टन। टंगस्टन धातु से ही बिजली के बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं। आपने देखा होगा कि बिजली के बल्ब में अंदर एक स्प्रिंग सी होती है और वही फूक जाती है, वो जल जाती है, जिससे फिर बल्ब नहीं जलता है। तो बच्चों वह टंगस्टन की होती है। किसकी होती है? टंगस्टन की होती है। यदि अधिक वोल्टेज आती है तो वह जल जाती है। क्लियर है बच्चों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है। विद्युत के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों 1191 में, ऑप्शन सेकंड है 1526 में, ऑप्शन थर्ड है बच्चों 1192 में और ऑप्शन फोर है 1556 में। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1191 में बच्चों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। क्लियर है बच्चों? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में और तराइन का बच्चों द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ये दोनों ही युद्धों की बात की जाए बच्चों तो ये पृथ्वीराज चौहान या बच्चों इसी को पृथ्वीराज थर्ड कहा जाता है। याद रखना, इस बात को बहुत पूछा जाता है। इसी को ही पृथ्वीराज थर्ड कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और बच्चों तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड पराजित हो गया था या हार गया था। ये क्या हुआ? इसमें पराजित हुआ था बच्चों और मोहम्मद गौरी बच्चों विजयी हुआ था। क्या हुआ था? ये विजयी हुआ था। क्लियर बच्चों? जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और मोहम्मद गौरी हार गया था। क्लियर बच्चों? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर है बच्चों? पानीपत का प्रथम युद्ध और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्लियर है बच्चों? तराइन के 3 युद्ध होते हैं बच्चों और अगर आपको पता है कि तीसरा कब हुआ था तो कमेंट करके बताइए मुझे। तीसरा तराइन का युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी दे देता हूं। इल्तुतमिश के समय जाना, वहां पर आपको मिलेगा तराइन का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों लोकसभा के प्रति, ऑप्शन सेकंड है राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन थर्ड है बच्चों उपराष्ट्रपति के प्रति और ऑप्शन फोर है राष्ट्रपति के प्रति। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों दयाराम साहनी ने, ऑप्शन सेकंड है रखालदास बनर्जी ने, ऑप्शन थर्ड है SR राव ने, ऑप्शन फोर है बच्चों आई महादेवन ने। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। क्लियर बच्चों? कब की थी? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी बच्चों। और मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो मोहनजोदड़ो को ही सिंधु का बाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग कहा जाता है बच्चों। इसी को ही मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? और मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है बच्चों? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? दयाराम साहनी ने यदि बात की जाए तो हड़प्पा की खोज की थी। किस स्थल की? हड़प्पा स्थल की 1921 में की थी बच्चों। यदि SR राव की बात की जाए तो इन्होंने लोथल की खोज की थी। किसकी? लोथल की खोज की थी
और ये 1954 में की थी। कब? 1954 में। और आई महादेवन साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। सबसे पहले सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। सिंधु सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। क्लियर है बच्चों? लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था वो, तो वो कौन थे? आई महादेवन साहब थे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, देव दिवाली महोत्सव का आयोजन कहां होता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों झांसी में, ऑप्शन सेकंड है लखनऊ में, ऑप्शन थर्ड है वाराणसी में, और ऑप्शन फोर है बच्चों मथुरा में। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है वाराणसी में। वाराणसी में देव दिवाली महोत्सव का आयोजन होता है। क्लियर बच्चों? अब अगर बात की जाए तो झांसी में एक महत्वपूर्ण है, और झांसी में एक तो आयुर्वेद महोत्सव होता है। कौन सा बच्चों? आयुर्वेद महोत्सव होता है। बहुत पूछा जाता है आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है, तो झांसी में होता है बच्चों। और लखनऊ की बात की जाए बच्चों तो एक मैंगो महोत्सव होता है। कौन सा? मैंगो महोत्सव होता है जो लखनऊ में होता है। कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। और मथुरा में बलदेव मेला होता है बच्चों। बलदेव मेला मथुरा तो बहुत फेमस है। आपको बता दूं मैं, सबसे अधिक मेला मथुरा में होते हैं। सबसे अधिक मेला का आयोजन या मेलों का आयोजन मथुरा में होता है। क्लियर है बच्चों? सबसे अधिक कहाँ होता है? मथुरा में। और बच्चों सबसे कम कहाँ होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे कम कहाँ होते हैं। सबसे कम कहाँ होते हैं? सबसे कम, और उसका नाम प से स्टार्ट है, मैंने आपको ये भी बता दिया। सबसे कम मेलों का आयोजन कहाँ होता है वो मैं आपको हिंट दे दिया, और कहाँ होते हैं आप मुझे बताइए। सबसे अधिक कहाँ होते हैं? मथुरा में। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों आयनन, ऑप्शन सेकंड है इलेक्ट्रोप्लॉटिंग, ऑप्शन थर्ड है बच्चों गैल्वेनाइजेशन, और ऑप्शन फोर है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या इसको हम लोग जस्तीकरण भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसको जस्तीकरण भी कह देते हैं। बच्चों इससे होता क्या है कि जब इसकी परत लोहे पर चढ़ा दी जाती है तो उस पर फिर जंग लगने की संभावना नहीं होती, इससे फिर जंग नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि लोहे पर बारिश या पानी गिरने के बाद फिर वह रासायनिक क्रिया होती है और उसके बाद उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। लेकिन आप गैल्वेनाइजेशन या जिंक की परत या उसका लेप कर देते हो तो उसके बाद फिर उस पर जंग नहीं लगती है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों वॉन झील, ऑप्शन सेकंड है मृत सागर, ऑप्शन थर्ड है ग्रेट सॉल्ट लेक, और ऑप्शन फोर है बच्चों इनमें से कोई नहीं। बच्चों लवणता को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे अधिक खारा पानी कहाँ पाया जाता है, उसमें भी इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि लवणता कुछ और नहीं होता बच्चों बल्कि जल में घुले हुए नमक की मात्रा को ही हम लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? जल में घुले हुए नमक की मात्रा को हम लवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? जल में घुले हुए नमक की मात्रा को, जल में घुले हुए नमक की मात्रा को लवणता कहते हैं। नमक की मात्रा को ही बच्चे हम लोग लवणता कहते हैं, मात्रा को लवणता कहते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सबसे अधिक विश्व में सबसे अधिक लवणता कहां पाई जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वॉन झील है। और वॉन झील बच्चों तुर्की में है। कहां पर है? तुर्की की वॉन झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है बच्चों। और जो ये लवणता पाई जाती है 330 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। बच्चों लवणता हमेशा 1000 में व्यक्त की जाती है, प्रति 1000 में व्यक्त की जाती है। क्लियर है बच्चों? किस में व्यक्त की जाती है?
लवणता प्रति हजार में व्यक्त की जाती है, प्रति हजार में व्यक्त की जाती है। आपने देखा होगा कि मैंने ये पॉइंट 2 जीरो लगाई, एक ऊपर लगाई। जब आप 100% करते हो तो आप ऐसे करते हो, एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे, लेकिन मैंने प्रति हजार लिखा है यहाँ पर, ये याद रखना इस बात को। मृत सागर की बात की जाए बच्चों तो ये जॉर्डन में, ये कहां पर है, जॉर्डन देश में। और इस समय जो आपको पता होगा इजराइल और हमास के मध्य जो युद्ध चल रहा है, तो उसी से सीमा लगी हुई है जॉर्डन की, आप लोग देख सकते हो। और जॉर्डन की यदि बात की जाए बच्चों तो जॉर्डन में 2 से 40 प्रति हजार ग्राम लवणता पाई जाती है। और ग्रेट सॉल्ट लॉक की बात की जाए बच्चों तो ये यूएसए या अमेरिका में है, कहां पर है, अमेरिका में है। और इसमें जो लवणता है वो बच्चों 2 से 20 प्रति हजार ग्राम पाई जाती है। अब हो सकता है 2 से 40 की जगह तो मैं 2 से 38 लिखा मिल जाए, तो वो कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, पाल घाट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों केरल, ऑप्शन सेकंड है महाराष्ट्र, ऑप्शन थर्ड है बिहार और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है केरल। क्या है, केरल में ही पाल घाट पाया जाता है। क्लियर है बच्चों। 2 घाटों के लिए महाराष्ट्र फेमस है, उसमें एक है थार घाट, एक है थार घाट और एक है बच्चों भोर घाट। क्लियर है बच्चों, एक है भोर घाट और एक है थार घाट, ये दोनों महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जबकि पाल घाट बच्चों केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि विश्व में सबसे गहरा स्थान कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों सुंडा गर्त, ऑप्शन सेकंड है बच्चों मैरियाना गर्त, ऑप्शन थर्ड है बच्चों प्यूर्टो रिको गर्त और ऑप्शन 4 है बच्चों डायमंटीना गर्त। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है मैरियाना गर्त या मैरियाना ट्रेंच। मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो गहराई है वो 11,033 मीटर है। क्लियर बच्चों, कितनी है, 11,033 मीटर है। अब बच्चों बात की जाए तो जो ये मैरियाना गर्त है बच्चों यह प्रशांत महासागर में, कहां पर है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है बच्चों। और प्रशांत महासागर में ये बच्चों फिलीपींस देश के पास पड़ती है, फिलीपींस देश के पास पड़ती है या फिलीपींस देश में ही पड़ती है। क्लियर बच्चों, प्रशांत महासागर में फिलीपींस देश के पास मैरियाना गर्त है, जो विश्व में सबसे गहरा स्थान है या सबसे गहरी गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। क्लियर है बच्चों। सुंडा गर्त की बात की जाए बच्चों तो ये हिंद महासागर में, किसमें है, हिंद महासागर में है। क्लियर है बच्चों। और यदि प्यूर्टो रिको की बात की जाए बच्चों तो ये अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है बच्चों। किस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। और यदि बच्चों डायमंटीना गर्त की बात की जाए तो ये बच्चों हिंद महासागर में, ये कहां पर है, ये भी हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। इसमें क्वेश्चन में यह पूछा गया बच्चों कि जो आपके घरों में या कहीं भी जो फ्यूज लगे होते हैं, फ्यूज में एक तार लगा होता है बीच में, और वो तार किसका लगा होता है या किस धातु का होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट बच्चों टिन का, ऑप्शन सेकंड सीसा, ऑप्शन थर्ड निकिल और ऑप्शन 4 है टिन और सीसा की मिश्र धातु। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है टिन और सीसा की मिश्र धातु होती है। क्या होती है, टिन और सीसा की मिश्र धातु होती है जो सुरक्षा फ्यूज में लगा होता है। क्लियर है बच्चों। और वह उसका जो गलनांक होता है बच्चों वह ज्यादा होता है। वो कहने का मतलब है कि अधिक अगर वोल्टेज आपके घर में आती हो तो वो फ्यूज का तार जो होता है वो बच्चों जल जाता है, जिससे घर के जो इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो सुरक्षित रहते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। मेरे प्यारे बच्चों आप सब लोगों को पता है कि टोटल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे और इनका विवरण
अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ पर मिलता है बच्चों? अंगुत्तर निकाय है, एक बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 16 महाजनपद में से कितने उत्तर प्रदेश में थे? ऑप्शन फर्स्ट 8, ऑप्शन सेकंड 6, ऑप्शन थर्ड 5 और ऑप्शन 4 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों मेरठ से, ऑप्शन सेकंड है लखनऊ से, ऑप्शन थर्ड है इलाहाबाद से और ऑप्शन 4 है बच्चों बिहार से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, मेरठ से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। क्लियर है बच्चों? और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे यही एक संदेश है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि कुछ बच्चों का और भला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।